तो एमपी गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की हम बातचीत करें तो शुरुआत में मैंने कल ही बताया था कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत। आर्टिकल कौन सा है? 48। तो आर्टिकल 48 बेसिकली बातचीत करता है आपका कि कृषि और पशुपालन संगठन को बेहतर बनाने के संबंध में कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के संबंध में कोई काम करती है, वहीं पर अंतर लिखा हुआ है कि यानी कि राज्य, स्टेट का मतलब जो आर्टिकल 36 में बताया गया है, आर्टिकल 12 36 राज्य को आर्टिकल 12 आर्टिकल 36 में जो डिफाइन किया गया है, दोनों आर्टिकल 36 में ही कहता है कि वही परिभाषा जो आर्टिकल 12 में है ना। तो वही राज्य को बताया गया है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल सब आते हैं, तो है ना। तो गाय, बछड़े, दुधारू जो नस्ल हैं, है ना, तो इनके बेहतरी के लिए काम करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये आपका क्लॉज यहाँ करता है। तो आर्टिकल 48 के साथ ये एक्ट है। देन इसके बाद 2004 का एक्ट नंबर 6 है। फिर इसके बाद जो है तो राज्यपाल, चूंकि ये मध्य प्रदेश का अधिनियम है तो राज्यपाल ने इसको अनुमति दी है ना। तो राज्यपाल, क्या हो गया? तो यहां पर आपका ये राज्यपाल की अनुमति 26 मार्च 2004 को यहां पर प्रदान की गई है ना, राज्यपाल की अनुमति। देखो चूंकि संविधान भी पार्ट है तो मैं याद करने के लिए बोल देता हूं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 के तहत, 200 के तहत है, 200 के तहत जो है तो राज्यपाल किसी भी जो राज्य विधानमंडल होता है ना, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, जिसके तहत आपका क्या आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। तो विधानसभा और जहां जहां विधान परिषद भी है, जैसे 7 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, तो वहां पर यदि कह सकते हो कि कह सकते दोनों सदन, जहां एक सदन से राज्यपाल अनुमति देता है और वो अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको मतलब कि 26 मार्च 2004 को अनुमति प्रदान की गई राज्यपाल की। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगली कहानी है यहाँ पे प्रस्तावना की सांप्रदायिक सद्भावना बनाए गौवंश का प्रतिषेध करना, ये सब चीजों के लिए जो है तो आपका ये एक्ट यहाँ पे काम करता है। 55वें वर्ष में जो है तो अधिनियमित किया गया है। यहाँ पर 2010 अधिनियम 2010 और 2011 में मतलब कि एक तरह से इसको एक्ट बना, बाद में 5 मार्च 2012 से लागू किया गया और 2024 में भी 2 अमेंडमेंट यहाँ पे संशोधन इस एक्ट में महत्वपूर्ण हुए हैं, ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इस 18 धाराएं हैं। 18 धाराएं जो है तो ये कोई चैप्टर में डिवाइडेड नहीं है, तो इनको मैंने इन व्यू ऑफ स्टडी अध्ययन की दृष्टि से जो है तो पॉइंट, जैसे प्रिलिमिनरी कौन से हो गए, नियुक्त संबंधी प्रावधान, प्रतिशत 7 संबंधी प्रावधान, अपराध प्रवेश तलाशी संबंधी प्रावधान, अपील पुनरीक्षण संबंधी प्रावधान, संस्था पुनर्वास पोषक संबंधी प्रावधान, प्रकीर्ण। तो इसको मैंने पॉइंट वाइज कर दिया ताकि याद करना थोड़ा सा इजिली हो सके। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। बंद कर दो क्या, ठंड लग रही है? थोड़ा हल्का सफोकेशन होता है इसलिए। ठीक है, जब ज्यादा ठंड लगे तो बता देना, बंद कर दूंगा। तो प्रारंभिक यहाँ पे धारा सेक्शन 1 2 तो वही है कि मध्य प्रदेश विस्तार इसका संपूर्ण मध्य प्रदेश में, एमपी का एक्ट है। 29 मार्च 2004, तो 26 मार्च 2004 को राज्यपाल की सहमति और ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन में वहां पे लिखा है कि जब पहली बार मध्य प्रदेश के साधारण राजपत्र में इसका पब्लिकेशन हुआ, प्रकाशन हुआ 29 मार्च 2004 से जो है तो ये क्या है, इन्फोर्सेबल है, लागू है। तो ये बात ध्यान रखना। फिर परिभाषाएं मैंने बता दिया। गौवंश, गौवंश में 4 चीजें आती है, गाय, बैल, सांड और गाय के बछड़े। ठीक है ना, तो यहाँ पे काऊ, बुल, बुलक एंड जो तो क्लेप्स यहाँ पे इसके अंतर्गत आती ऑफ काउस। फिर इन्हीं का जब स्लेटर वध, इनको मारा जाता है, किसी तरीके से इनकी हत्या करना, कि कुछ भी ऐसा करना, जहर दे देना, कुछ भी ऐसा कर देना जिससे उनकी इन अननेचुरल अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए, तो ये क्या है, स्लैटर है, इन्हीं वध करना कहलाता है। और जब किसी गौवंश का, गाय, बैल, अच्छा इसमें कई बार इसमें ध्यान रखना कि भैंस इसके अंतर्गत नहीं आती है, बफलो वगैरह। ठीक है, तो वो अलग की कहानी है। ठीक है,
और यहाँ पे आता है गौ मांस, बीफ। क्यों मैंने ऐसे समझाया कि बीफ, ध्यान रखना कि यहाँ पे ये कि जो गाय से मांस प्राप्त किया जाता है वो बीफ कहलाता है, बकरे से मांस प्राप्त किया जाता है मीट कहलाता है। किसी भैंस या कोई भैंस, थोड़ा छोटा सा भैंसा है, उसका भी खूब मांस चलता है हमारे देश में, ठीक है ना। सामान्यतः जो है तो कभी कोई जानते हो कि पाड़ा, ऐसा शायद उसी को बोलते हैं, पाड़ा का मांस, तो उसके भी मांस चलता है। आई थिंक मैं गलत हूँ क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, मैं खाता पीता नहीं, इसमें जानकारी नहीं है, पर ऐसे कभी सुना कि उसको भी बीफ बोलते हैं। तो भैंस के मांस को भी भैंसा, है ना। प्रयास रहता है कि जनरली उस तरह के जानवर ना काटे जाए, लेकिन हमारे देश में सभी चीजें जो है तो होती हैं। अब चलिए वो तो दूसरी कहानियां हैं, उनमें नहीं जाएं, ज्यादा बेटर है। तो मुद्दे की बात यहाँ पर गौवंश, वध, गौमांस। तो ये आपका बी में गौवंश, ई में वध, ए में गौमांस। तो ये मैंने वही गौवंश का वध करके गौमांस प्राप्त किया जाता है, ये मैंने ये सीक्वेंस बनाया। तो यहाँ पे बी ई ए। फिर जो आपका ट्रांसपोर्टर होता है, परिवाहक, तो किसी मतलब किसी भी यान का, यानी गाड़ी ओड़ी का स्वामी या उसका भार साधक, फिर वो यान में किसी भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो तीन परिभाषाएं, ठीक है, ईबी जी ई ए, तो तीन परिभाषाएं। फिर एक राज्य सरकार एक सक्षम प्राधिकारी की 2C में नियुक्त करती है, ये अधिनियम के कार्यों को निर्वहन करता है। फिर एक वेटनरी ऑफिसर बनाया जाता है आपका, वेटनरी ऑफिसर बनाया जाता है आपका 2F में, और ये धारा 3 के तहत नियुक्त होती है। फिर संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं, गौशालाएं जो किसी भी गाय, बैल, सांड, बछड़ों का बेहतर तरीके से ध्यान करने का, रखने का प्रयास करती हैं, उन सभी संस्थाएं, यानी कोई भी रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोई भी रजिस्टर्ड पूर्ण संस्था के अंतर्गत आती है। तो ये परिभाषा खंड इस प्रकार से यहाँ पे आपका देख लिया। धारा 3 में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पशु चिकित्सक अधिकारी की नियुक्ति। वेटनरी जो डॉक्टर होता है, वेटनरी ऑफिसर होता है, कौन करता है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश जगह हम पढ़ते हैं नियुक्ति राज्य सरकार, राज्य सरकार। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं। तो आयुक्त सह संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश, इंग्लिश में देखोगे कमिश्नर कम डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज मध्य प्रदेश। ये जो व्यक्ति है, यह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जितने भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति को, आवश्यक व्यक्तियों को एज ए पशु चिकित्सक अधिकारी, वेटनरी ऑफिसर अपॉइंट करता है। ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 3 एक ही नियुक्ति है इस पूरे अधिनियम में। तो मैंने धारा 3 नियुक्ति संबंधी प्रावधान, एक ही धारा है 3। फिर आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का, प्रोहिबिशन और पेनल्टी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्ट का नाम है कि आपका गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, यानी उस एक्ट का नाम, तो वो उसको, ये सेक्शन धारा 4 की, गौवंश का वध, किसी भी प्रकार से वध नहीं किया जाएगा, न करेगा, न करने देगा, न तो किसी को करेगा। तो कोई व्यक्ति ऐसे गौवंश को मारता है तो ये एक तरह से प्रोहिबिट किया गया है, मना किया है। मध्य प्रदेश में गाय, बीफ वगैरह नहीं खाई जाएगी, ना तो उसका मांस जो है तो यहाँ पर बेचा जाएगा, और ना कोई ऐसा करेगा। तो बेसिकली गौवंश को वध नहीं करेगा, धारा 4। और मान लो कोई व्यक्ति इसका वायलेशन करता है, यानी मानता नहीं है, उसका प्रयत्न करेगा, अटेम्प्ट करेगा, अबेटमेंट करेगा, दुष्कर्म करेगा, तो दंड मैंने इस पेनल्टी यही बता दी। धारा 9(1) में कितनी सजा है, न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष, और वहां पर जुर्माना कितना है, 5,000 रुपए न्यूनतम, अधिक है ना, वहां पे देखो लिखा है कि 5,000 से कम नहीं होगी, बाकी अधिकतम वो न्यायालय की अधिकारिता तक हो सकती है, ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद धारा 5, अब देखो पहले तो वध नहीं किया जाएगा, अब वध करने से क्या मिलता है, गौमांस। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि गौमांस रखने और परिवहन, तो गौमांस यानी कि बीफ कोई रखेगा नहीं, और ना तो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, परिवहन करेगा। तो रखने और परिवहन का प्रतिषेध किया गया है धारा 5 में, ठीक है। तो वहां पे रखने, परिवहन नहीं, मांस का, और उसको परिवहन नहीं करेगा। तीसरा धारा 6 क्या कहता है कि वध के लिए गौवंश का परिवहन नहीं करेगा। मतलब किसी गौवंश को कहीं ले जा रहा है कि मारने के लिए, भी चलो मध्य प्रदेश में नहीं करते तो एक काम करते हैं उत्तर प्रदेश ले जाते हैं, जहां ऐसे राज्य ले जाते हैं जहां पर गौवंश मतलब स्लॉटर हाउस चलते हैं, तो वहां पर लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो यदि कोई ऐसे परिवहन करके, ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है, उसको मना किया है धारा 6 में। तो कोई व्यक्ति स्वयं, उसका एजेंट, नौकर, राज्य के भीतर कहीं से भी कोई भी गौवंश को फॉर द पर्पज ऑफ स्लॉटर, उसको काटने के लिए, मारने के लिए कहीं भी लेके जा रहा है ट्रांसपोर्ट करके, उसको रोका गया है धारा 6 में। तो धारा 5 में गौमांस का रखना, यह दो चीजें ध्यान रखना, रखना और परिवहन पर प्रोहिबिट किया गया है।
और धारा 6 में वध के लिए गौवंश, उसका हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन फॉर ट्रांसपोर्ट काउ प्रोगेनी फॉर स्लॉटर। ये इसमें हेडिंग में ही एक जैसे लगते हैं, प्रोहिबिशन द पोजेशन एंड ट्रांसपोर्ट द बीफ, है ना। तो ये बीफ को मना करता है कि बीफ को पोजीशन में रखेंगे, और ये कहता है कि जो काउ प्रोगनी है यानी कि जो गौ वंश है उनको स्लॉटर के लिए, वध के लिए नहीं लाया जाएगा। तो ये माइनर चीजें हैं, पर ये क्या होता है जब कभी एमसीक्यू में आ जाते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि धारा 4 है कि 5 है कि 6 है, आदमी उसी में उलझा रहता है। इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण 2010 का संशोधन अधिनियम है, जो 2011 में उसको सहमति मिली थी राज्यपाल की, और 2012 में वो लागू हुआ था। मैंने शुरुआत में ये जानकारी दे दी है। इसके द्वारा ये धारा 6 भी जोड़ी गई। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को वही है कि गौवंश को पशु मेले में किसी के लिए या किसी भी पर्पस के लिए जो वध के अलावा हो कहीं दूसरी जगह ले जाना है तो ले जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे निर्यात, अब निर्यात समझना, एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना है, ठीक है, तो वहां पर जो है तो आपकी ये सेक्शन काम करेगी, और यहाँ पर उसके लिए एक परमिट लगेगी, परमिशन लगेगी, परमिट के साथ ही लेकर के जाया जा सकता है। परमिट कौन देगा? सक्षम प्राधिकारी। कौन देगा? सक्षम प्राधिकारी। तो कब परमिट कितने दिन पहले मांगा जाएगा? ले जाने की तारीख से 7 दिन पहले कम से कम, है ना। बाकी 2 महीने 6 महीने पहले भी मांगा जा सकता है, पर कम से कम 7 दिन पहले आवेदन किया जाएगा, सर परमिट दीजिए, हमको पशु मेले के लिए राजस्थान ले जाना है, हमको पंजाब ले जाना है, हमको हरियाणा ले जाना है, हमको बिहार ले जाना है, हमको उत्तर प्रदेश ले जाना है। यहाँ पर बड़े पशु मेले चलते हैं। मध्य प्रदेश में पशु मेला बड़ा कहाँ चलता है बताओ? मध्य प्रदेश में भी एक जगह है पशु मेला के लिए, क्या आता है? कौन बता रहा है किसी की जानकारी? छिंदवाड़ा में भी चलता है। छिंदवाड़ा में चलता है सर, बुरहानपुर में भी चलता है। छिंदवाड़ा इधर भी है, इधर भी, मतलब मैं भी हल्का सा कंफ्यूज हूँ, तो इसलिए मैं भी आपकी जानकारी पर ज्यादा वो रहूंगा, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में भी है, मैं भी पढ़ा, रिसेंटली पढ़ा था कुछ दिन पहले, पर जगह याद नहीं रहती तो मैं ऐसे तुक्के नहीं मारता कई बार कि मार आपके दिमाग में। हाँ रचना बोलो, याद आ रहा है? याद नहीं, अरे याद आए तो काम का है, याद नहीं आए तो किसी काम का नहीं। चलो ये ग्रुप में डालना, ये आप लोग के लिए होमवर्क, ग्रुप में डालना, पता करो मध्य प्रदेश का पशु मेला सबसे अच्छा कौन सा होता है, कितने पशु मेले होते, ठीक है, एज ए नॉलेज, जीके जीएस में कभी पूछ। चलो तो ये चीज है। अब मान लो कि भैया यहाँ पे सक्षम प्राधिकारी ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने मना कर दिया, परमिट नहीं दिया, दुखी आदमी क्या करेगा? अपील करेगा। किसको? संभागीय आयुक्त को, जो अपीली अधिकारी कहलाया। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर तो अपील करेगा, और फिर संभागीय आयुक्त सुनेगा, और फिर संभागीय आयुक्त जो भी कहेगा वो अंतिम होगा। और संभागीय आयुक्त माने मना कर दिया कि नहीं ले जाओगे तो आप सिविल न्यायालय नहीं जाओगे कि भाई सिविल कोर्ट चले जाओ, साहब परमिशन नहीं दे रहे हैं आप दिलवाओ। तो संभागीय आयुक्त का आदेश यानी कि जो आपका होगा यहाँ पे रीजनल कमिश्नर का, वो फाइनल होगा। उसकी कोई भी अपील, मतलब उसका कोई भी सिविल न्यायालय वगैरह कहीं पर भी जाकर के उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये पूरी कथा आपकी जो है तो सेक्शन 6A में बताई गई। 6B, अब जैसे मान लो वही मैंने कल सिंपल समझाया था, कोई उत्तर प्रदेश से राजस्थान किसी पशु को लेके जाना चाहता मेले में, मध्य प्रदेश से होके जाएगा तो उसकी भी परमिशन लगती है, परमिट लगती है। इसको कैसा? अभिवहन अनुज्ञा पत्र यानी कि ट्रांसिट परमिट कहते हैं। तो ये 6B के तहत सक्षम प्राधिकारी ही देता है, ठीक है, तो ही कोई पशु को वहां पे ले जा सकता है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति धारा 5 के तहत बीफ रखता है, धारा 6 के तहत किसी गौवंश को कहीं पर ले जा रहा काटने के लिए, धारा 6A के तहत बिना परमिट के ही किसी गौवंश को कहीं लेके जा रहा है, या धारा 6B के तहत बिना ट्रांजिट परमिट के उत्तर प्रदेश बिहार से गौवंश को लेके हरियाणा राजस्थान जा रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको ये धारा 2 के तहत जो है तो उसका उल्लंघन करने पर या उसका प्रयास करने पर या अबेटमेंट करने पर यहाँ पर कम से कम 6 महीने की सजा, जो अधिकतम 3 वर्ष की हो सकती है, और जुर्माना 5,000 रुपए से कम का नहीं होगा। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब ये जितने भी अपराध हमने ऊपर, मतलब एक ही धारा में अपराध है, धारा 9 में, तो धारा 9 में जो 2 अपराध है, ये दोनों अपराध कैसा होगा? संज्ञेय और अजमानती, कॉग्निबल और नॉन बेलेबल। तो ये मैंने थोड़ा सा ये अब अपराध प्रवेश तलाशी के संबंधी प्रावधान मैंने बता दिए, ठीक है। तो संज्ञेय और अजमानती, संज्ञेय होने का मतलब पुलिस वाले बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, और अजमानती मतलब कि हाथों हाथ जमानत नहीं मिलेगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट अपने विवेक का प्रयोग करके जमानत देगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। धारा 10 के अपराध कैसे होंगे? संज्ञेय और अजमानती यानी गंभीर, संज्ञेय मतलब गंभीर, कॉग्निबल, नॉन बेलेबल,
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रवेश निरीक्षण तलाशी, तो यहाँ पे सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रवेश कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है और तलाशी वगैरह वहां पर ले सकता है। ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ये पॉइंट्स आपका यहाँ पे कहता है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सक्षम प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति, अब किसी के घर में जा रहा है या किसी के प्रमाइसेस में जा रहा है तलाशी उलाशी लेने, तो जो प्रमाइसेस, वो घर का जो मालिक है वो मदद करेगा, उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देगा, तो उसके ऊपर थोड़ी सी दायित्व तो दिया गया है। फिर यहाँ पर मान लो कि कोई यहाँ पे किसी वाहन, जैसे होता है ना, किसी वाहन पे कोई जानवर लेके जा रहा है, उसको रोकने की अधिकारिता किसको होगी, तो हेड कांस्टेबल या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, दो लोग, हेड कांस्टेबल या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अथोराइज्ड कोई ऑफिसर है, उन दो को कोई भी ऐसे वाहन को, किसी भी यान को, वाहन व्हीकल को रोकने का अधिकार होगा जिसके बारे में उसको संदेह है, डाउट है कि भाई इसमें या तो गौमांस या गौवंश को काटने के लिए लेके जा रहा है या गौमांस लेके जा रहा है, तो ऐसे वाहन को रोकने का अधिकार इनको होगा, किसी गौ सेवक गौ रक्षकों को नहीं होगा। ठीक है, पर अधिकांश प्रैक्टिकली आप जानते हो कि इसका उस तरह से चलता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर कोई भी तलाशी, अभिग्रहण, जब्ती कुछ भी हो रहा है, सीआरपीसी की धारा 100 और बीएनएसएस की धारा 103, तो अभी पहले सीआरपीसी की 100 थी, अभी बीएनएसएस की 103 हो गई, वो लागू होगी। और यहाँ पर डीएम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डीएम, यहाँ पर कोई भी ऐसा वाहन जो धारा 4, 5, 6, 6A, 6B के उल्लंघन पे किसी भी बीफ को, किसी भी कह सकते हो कि गौवंश को, किसी भी मतलब जानवर को यहाँ पे गलत तरीके से स्लॉटर के पर्पज से या बीफ को बेचने के पर्पज से लेके जा रहा है, तो वो उसको जब्त, सीज कर सकता है। तो कौन कर सकता है, डीएम। तो सीज करने की कार्रवाई कौन करेगा, डीएम, है ना, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको सीज कर सकेगा। बाद में एक केस इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया कि यदि यहाँ पे कह सकते हो कि किसी भी अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया है, तो वाहन का सीज करना आर्टिकल 300A का वायलेशन माना जाएगा, ये कहता है। ठीक है, और यहीं पे जो है तो आपका, चूंकि इसको विवाद को बचने के लिए अभी 2024 में यहीं पे दो परंतुक जोड़े गए हैं। पहला परंतुक ये कहता है कि डीएम सीज का आदेश करने के पहले अधिकारिता वाले न्यायालय को क्या करेगा, अधिकारिता वाले जो न्यायालय है, जो भी अधिकारिता है जिसके पास वो मामला जाएगा, ठीक है, उस न्यायालय को पहले सूचना देगा विहित रूप से कि भाई हमें जानकारी मिली है कि फलाने कुछ लोग गौ वंश को गलत तरीके से लेकर के वाहन में जा रहे हैं, तो कृपया हमें परमिशन, मतलब ये मैं आपको बता रहे हैं, सूचना दे करके ही जाएगा, सीज करने का जो भी अधिग्रहण का आदेश देगा। तो पहले किसको यहाँ पे बताएगा उसको। क्यों, इसके पीछे का पर्पस क्या है, इसके पीछे का पर्पस जो है तो आपका 11(6) में लिखा है कि कई बार क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है और मान लो कि डीएम लोग सीज कर लेते हैं, तो फिर वो अधिकारिता वाला जो न्यायालय है, तो अधिकारिता वाला न्यायालय ऐसे जानवरों को छोड़ देता है, छोड़ने का आदेश कर देता है कि इनको रिलीज करो भाई, तो फिर उनको रिलीज ना किया जा सके तो पहले अधिकारिता वाले न्यायालय को बता दिया जाता है। ठीक है, द कोर्ट हैविंग जुडिक्शन, उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई हमें जानकारी मिली है, ये गलत तरीके से जानवरों को इस वाहन में लेकर जा रहा है, हम उसको सीज कर रहे हैं, आप उनको छोड़ने का आदेश मत देना, है ना। तो उसके बाद फिर जो है तो यदि उनको पहले जानकारी मिल गई है तो फिर वह न्यायालय कोई भी आदेश नहीं करेगा कि उनको रिलीज कर दो। क्लियर कहानी। तो ये थोड़ा सा कि उनको जानवरों को जल्दी ना छुड़वाया जा सके, इसके लिए प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इस मामले में सबूत का भार हमेशा जो है तो किसके ऊपर रहेगा, अभियुक्त के ऊपर रहेगा। तो ये पॉइंट है। अपील, अब ये जो मान लो डीएम साहब ने अधिग्रहण किया है, तो अधिग्रहण के आदेश से कोई भी व्यक्ति दुखी है तो संभागीय आयुक्त को, जो अपीली अधिकारी है, उसको विहित फीस के साथ जो है तो 30 दिन के अंदर यहाँ पे अपील कर देता है, आदेश की तारीख या सूचना प्राप्त होने की तारीख से। ठीक है, बाद में वो अपील सुनेगा, सुनवाई करेगा, सब दस्तावेज बनवाएगा, प्रभावित व्यक्ति को सूचना देगा। अपील प्राधिकारी जिला कलेक्टर को भी सूचना देगा, भैया अपील हो गई है, आ जाइए, आप भी अपनी बातचीत कीजिए। अपील प्राधिकारी को लगता है तो इंटरिम ऑर्डर दे सकता है जब तक
अपील की सुनवाई हो रही है तो कोई भी जब्त जानवर है, वाहन है, उसका क्या कहाँ रखा जाएगा, इसके संबंध में अंतरिम आदेश यहाँ पे दे सकता है। मामले की प्रकृति को देखते हुए यदि लगता है कि भाई कोई पक्षकार है तो भाई तुम एक काम पक्षकारों को बोल सकता है कि भाई जाओ अपना वकील ले आओ, वकील के थ्रू अपना डिफेंस करवा लो, और बाद में सुनने के बाद जो है तो यहाँ पे अंतिम आदेश यहाँ पे पारित कर देगा। अंतिम आदेश परिणामिक आदेश यानी कोई कॉन्सिक्वेंस ऑर्डर भी दे सकता है, परिणामिक आदेश, और जो भी आदेश देगा उसकी प्रति जो है तो जिला कलेक्टर को भी भेजी यहाँ पर जाएगी, ये चीज यहाँ पे कहता है। अब जैसे अगला चीज है कि यदि अपील, अब अपील प्राधिकारी के आदेश से भी कोई दुखी है तो वो दुखी आदमी कोर्ट ऑफ सेशन में जो है तो रिवीजन लगा सकता है। तो हमेशा वही है कि यदि लगता है किसी व्यक्ति को अपील अधिकारी ने अपनी अधिकारिता गलत तरीके से प्रयोग किया है, नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया, साहब कुछ भी सुनवाई कर लिया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है तो वहां पर रिवीजन भी यहाँ पर किया जा सकता है। 30 दिन के भीतर जो है तो यहाँ पर अपील प्राधिकारी के आदेश दुखी आदमी कोर्ट ऑफ सेशन को रिवीजन लगा सकता है। धारा 11B जो है तो ये भी ध्यान रखना, ये सब 2010 अधिनियम जो संशोधन अधिनियम है उसका अमेंडमेंट है, ठीक है। जितनी भी धारा 6A 6B, तो ये धारा 11A 11B ये सभी। फिर यहाँ पे ऐसी संस्थाओं को वही है कि अच्छे से व्यवस्थित किया जाएगा, ऐसा रखा जाएगा जहां पे जानवरों को अच्छे से रखा जा सके। पूरा ये काम किसके ऊपर रहेगा, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार का तो धारा 7 यही कहता है कि संस्थानों को बेहतर किया जाएगा ताकि जानवर वहां जो भी रहते हैं अच्छे से रह सके। अब मान लो वहां पर कोई किसी भी प्रभारी यानी जैसे होता है ना, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति के जानवर रहते हैं तो उनको वहां पे रखने का उनका जो भी खर्चा है वो प्राइवेट व्यक्ति से भी वसूला जा सकता है। पुनर्वास, तो पुनर्वास के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी इनके जानवरों के पुनर्वास करने के लिए। पुनर्वास वही कि जैसे कहीं कोई जानवर है उनको पकड़ा गया एक जगह से दूसरी जगह है तो उनको वापस पुनर्वास करना, बेहतर तरीके से उनको रखना, रख रखाव गौशालाएं वगैरह का निर्माण करना, ये सब राज्य सरकार की जिम्मेदारियां होंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। कोई जानवर, ये धारा आपका 12 कहता है, और धारा 12A कहता है कि कोई जानवर जैसे वही कि जिसके साथ अपराध हो रहा था, किसी को काटने के लेके जाया जा रहा था और उसको वहां से सीज किया गया, जब्त किया गया है, तो उस जानवर को भी उसकी देखभाल, उसकी चिकित्सा सबकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को होगी। इनके हेडिंग में ध्यान रखना, पुनर्वास जिम्मेदारी राज्य सरकार, धारा 12, ठीक है। 12A जो है तो कोई भी जब्त जो जानवर है, कोई भी जानवर है जो सीज किया गया, सीज जो है तो आपका जैसे काऊ प्रोगनी वगैरह है तो उनकी भी कह सकते हो कि उनके रिहेबिलिटेशन की, उनके ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की 12 है, ठीक है ना। तो इतनी बातें। फिर सद्भावना पूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षण, धारा 13 हो गया कि किसी भी सद्भावना पर कार्यवाही की गई है कोई भी विजन नहीं चलेगा, ठीक है। जितने भी अधिकारी हैं या आपका पशु चिकित्सा अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी, अन्य व्यक्ति, उन्हें IPC 21 और आपका BNSS 228 लोक सेवक समझा जाएगा। अध्यारोही प्रभाव हुआ, कठिनाई दूर करने की शक्ति, राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, और लास्ट में कि गौवंश वध अध्यादेश आया था उसको हटा करके अधिनियम आपके सामने आया। तो एक फटाफट मैंने इस एक्ट का जो है तो आपको रिवीजन करवा दिया। अब थोड़ा सा जो है तो इसके हम कुछ टेस्ट पे, एक हल्का सा पेपर है टेस्ट, तो उसको हम डिस्कशन करते हैं, है ना। है ना, फटाफट हो गया, थक गए। छोटा सा पेपर डिस्कशन करेंगे ताकि, है ना। आप देखो रिवीजन हो गया। अब देखो मैं क्या, ये तो इसीलिए क्योंकि अभी ये मैं रिवीजन करवा दिया अभी ये, और फिर टेस्ट तो फटाफट अपने को याद आता है। बताओ गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम संख्यांक क्या है? सच है, क्या है? 2004 का। तो एक का आंसर क्या आएगा? बी आएगा। एक का आंसर क्या आएगा? बी आएगा। गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम को, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति मिली 14 मार्च 2004 को, राष्ट्रपति की अनुमति मिली। तो ये सर 26 मार्च 2004 को राज्यपाल की अनुमति आएगा सी, राज्यपाल की, है ना, राज्य का अधिनियम है तो राज्यपाल की अनुमति मिली, ठीक है। गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, अब यहाँ पे किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मध्य प्रदेश गौवंश प्रस्तावना में संशोधन किया गया? आज रिवीजन में तो नहीं बताया लेकिन मैंने ये पढ़ाया है। 2010 में 2010 संशोधन अधिनियम, बहुत बढ़िया, है ना। अब ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि वो 2010 का संशोधन अधिनियम है, 2011 को, हाँ 11 का, उसमें एक्ट नंबर 2011 का बोला जाता है और अधिनियम 2010 का था। हाँ, और 12 को लागू हुआ। तो अभी हर चीज, तो तीनों चीज मैंने यहाँ बता दी, तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा ए।
ये तो सिंपल सा है कि अधिनियम का उद्देश्य प्रियम्बल तो जनसाधारण के हितों के लिए उपयुक्त सभी है ना, तो स्वाभाविक संप्रदाय शांति बनाए रखने के लिए, तो इसका आंसर आएगा डी, सभी के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर 4 का डी। 5, गौवंश वध प्रतिषेध नियम कहाँ लागू है? संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर, मध्य प्रदेश राज्य पर सर, मध्य प्रदेश संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अब उस समय तक तो चूंकि छत्तीसगढ़ 2004 में अलग हो गया था। छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? 2002 में कि 2004 में? 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के भी। चलो, 25 तारीख से छत्तीसगढ़ का क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं हम लोग, ये भी बता दूं, सुबह मॉर्निंग 8:30 से 11:30 के टाइमिंग में। मे भी पॉसिबल आज शाम से ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, तो आपके ग्रुप में कोई भी इंटरेस्टेड हो, हम 2 लोग, एक और मेरे साथी हैं, हम 2 मिलकर पढ़ा रहे हैं। तो इसमें पूरे आपके जीके जीएस पूरे जो है, एक अंदाजा है अगस्त एंड तक जो है तुम सब कवर अप करेंगे, और उसके बाद 8-10 दिन जो है तो हमारा टारगेट है कि पहले कवर अप हो जाए, बीच में भी करते रहेंगे एमसीक्यू डिस्कशन, और फिर अंत में जो भी समय मिलेगा उसमें एमसीक्यू डिस्कशन, हर एक्ट का कुछ पेपर वगैरह जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह डिस्कशन, एमसीक्यू डिस्कशन। प्लानिंग रहेगी कि जो भी बच्चे जोड़े तो थोड़ा सा जाएं छत्तीसगढ़ एग्जाम दे, और वहां पर जो है तो मेंस लिखने जाएं, क्योंकि मेंस लिखने की तक तैयारी करवा के रखेंगे कि आगे हम जजमेंट की भी क्लास चलाएंगे, तो हम चाहते हैं कि भैया आप मेंस में आपका होए, ताकि वो जजमेंट की क्लास में भी आप हमारे पास आ जाओ। ठीक है ना, तो हम इस प्लान के साथ करेंगे, तो हम कर देंगे, ग्रुप में जानकारी दे देंगे। आपके सर्कल में कोई भी आपके आसपास जानकारी जिसको करना हो तो उसको भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा अपना प्रचार कर लिया मैंने, वापस आते हैं। तो ये आपका ये हो गया अपना 5वां क्वेश्चन, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर तो नहीं छूटेगा इसमें। चलिए, अगला है कि गौवंश वध प्रतिषेध नियम प्रवर्त इनफोर्स कब हुआ? 29 मार्च 2004 को ये ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन आया। गौवंश के अंतर्गत निम्न कौन सही है बताओ, ABCD में? डी सर, डी सर डी, मतलब गाय, सांड, बैल, गाय के बछड़े के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सक्षम प्राधिकारी कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार। सक्षम प्राधिकारी कहाँ पे बताया गया? सक्षम प्राधिकारी सर अपना धारा 2 में सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त करता है राज्य सरकार। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे धारा 2 में किसको परिभाषित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल कैटर स्लेटर, दिख नहीं रहा, मैं हट गया। हाँ, ए में नहीं, कृषि पशु को यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है। अगला है कि निम्न में से किसको परिभाषित किया गया धारा 2 में? ये 4 में से धारा 2 में किसको परिभाषित किया गया? परिवहन सर, परिवहन। बाकी अधिहरण, निर्यात और तो अनुज्ञा पत्र नहीं, तो ये सब यहाँ पे नहीं किया गया। ठीक है, अधिहरण किस धारा में हो रही है बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन किस धारा में होता है? अधिहरण सर 11 में है सर, 11A में, 11 में। निर्यात के संबंध प्रावधान कहाँ पे है? 6 में डाका में 6 में है सर। परिवहन अनुज्ञा पत्र किस धारा मिलता है? 13। अरे 6 नहीं, एक मिनट सर, 6 भी दोनों में मिलता है ना। और परिवहन को डिफाइन किया गया है आपका, परिवहन कहाँ किस में डिफाइन किया गया है? डाका। हाँ, परिवहन ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया, डाका सर, डाका याद है सर। क्योंकि देखिए समझिएगा कि परिवहन इन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी तो ही तो डाका सही डालोगे आप। आसानी रहेगी। चलिए वापस आते हैं, तो धारा 3 में जो है तो किसका वो बंद करती है? चारों में से बताओ जल्दी। अधिकारी की नियुक्ति है सर, बी, पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति बी है ना, तो पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति बी। फिर मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है इन चारों में से? बी सर, आयुक्त संचालक। पशु चिकित्सा। बिल्कुल आपका बी, बिल्कुल। गौवंश वध प्रतिषेध नियम कौन सी धारा गौवंश के वध का प्रतिषेध करती है, प्रोहिबिट करती है? धारा 4 सर, धारा 4। ठीक है,
और कोई भी यदि ऐसा वध करता है उसको कौन सी सजा, ABCD में कौन सी सजा दी जाएगी? पढ़ो जल्दी से फटाफट बताओ। 1 वर्ष से कम नहीं होगा, 7 वर्ष तक हो सकेगा, जुर्माने से जो 5,000 रुपए से कम नहीं होगा। सर सी आंसर है इसका। सी आंसर है 14 का। बहुत बढ़िया, 14 का सी। चलो ठीक है। अगला है कि गौवंश वध प्रतिषेध धारा 5 किसके बारे में वो बंद करती है? सर गौमांस का परवन कोई नहीं। गौमांस की परवन गौमांस सर कि वहां पे रखने का भी और परिवहन का भी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी आंसर है। चलो, गौवंश के निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति कौन देगा? ट्रांसपोर्ट के लिए सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी यहाँ पे अनुमति देगा। प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण के संबंध में प्रावधान धारा 11 धारा हो गया यहाँ पे, धारा 11A में दिया गया, सॉरी 11 में, माफ कीजिएगा, 11 में तो अपील है, 11 में, ठीक है। फिर अगला है कि धारा 4, 5, 6, 6B के उल्लंघन पर किसी वाहन का अभिग्रहण कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट करेगा सर। सी DM, कलेक्टर नहीं, DM जिला मजिस्ट्रेट। देखो जिला मजिस्ट्रेट ही बोला होता है, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएगा। अपने को लॉ जैसे चलना है, क्योंकि देखो इसके होता है ना कि व्यादेश बोलते हो और दूसरा बोलते हो अपनो स्टे, दोनों अलग चीजें भाई, है ना। स्टे जिसको रोक बोलते। चलो अभी इधर आते हैं। अगला है कि कोई अपील, कोई पक्षकार जो अपील प्राधिकारी के आदेश से दुखी है, तो फिर वो धारा 11B के तहत पुनरीक्षण किसको फाइल करेगा? सत्र न्यायालय, सेशन न्यायालय को। सेशन को कितने दिन में करेगा? 30 दिन के भीतर, 30 दिन के अंदर, 30 दिन में, ठीक है। 30 दिन में सत्र न्यायालय को करेगा, धारा 11B कहता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 13A किसके बारे में वो बंद करती है? सबूत का भार अभियुक्त पर होगा। सबूत का भार अभियुक्त पर होगा, B के बारे में प्रावधान। तो सद्भावनापूर्वक कार्यवाही का प्रावधान ये कहाँ किया गया है? 13 में, 13 में धारा 13। और ये अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा 15। और ये कठिनाई को दूर किया जाएगा सर 17। ठीक है ना। कठिनाई को दूर किया जाएगा 16 में। सर एक और पेपर बना दूंगा मैं, कठिनाई को दूर करने की 16 सर, कठिनाई को दूर किया जाएगा वो 16 में है, और 17 में नियम बनाने की शक्ति, 17 में है। माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो कठिनाई को दूर करने की शक्ति 16 और 17 में सर, हाँ 17 में, और निशन और व्यावृत्ति सर 18 में। 2004 का निशन कर दिया गया है सर वहाँ पे, 1 क्रमांक वाला। 2004 का जो अध्यादेश है उसको, ठीक है। हाँ 4 का नियम क्रमांक संग 1 है सर वहाँ पर। ठीक, क्लियर कहानी।